तैयार हो जाइए एक और चुनौती भरे ट्रेडिंग सेशन के लिए। जी हाँ, आज फिर से दुनिया भर के बाजारों से बेहद खराब हैं संकेत। गैप से नीचे खुलने की तैयारी में है बाजार, लेकिन उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइन में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वो जो मिड वीक हॉलीडे थी वो आज ही करा देते, सीधा फिर मंडे को ही देखते हैं जो भी देखना है। तो कभी भी कराओ दीप, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। याद नहीं आता है पिछली बार कब ऐसा हुआ कि हजार पॉइंट के मूव लगातार बैक टू बैक आते दिखे। कोरोना के वक्त हुए थे, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी, वो एक तरफा मंदी वाला मामला था और उसके कारण भी बड़े थे। लेकिन अब जो कुछ होता दिख रहा है अमेरिकी बाजारों में, वो थोड़ा परेशान करने वाला। आइए करें सेशन की शुरुआत। उससे पहले देख लें आज के लिए बड़े ट्रिगर्स आपके लिए क्या आते हुए दिख रहे हैं। तेज गिरावट दिखी है अमेरिकी बाजारों में, 1060 अंक टूटा है डाउ और नैस्डैक। 5% की तेज बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिख रहा है। हालांकि एसजेएक्स 50 उतना कमज़ोर नहीं है, 250 पॉइंट नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं ढेर सारे नतीजे, उन पर रहेगा एक्शन। और आज भी नतीजों के लिए आज से है बड़ा दिन। रिलायंस अपने नतीजे पेश करेगा बाजार बंद होने के बाद। माफ़ कीजिएगा, निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे भी आज ही आने वाले, माफ़ कीजिएगा, वायदा कारोबार की 3 कंपनियों के नतीजे भी आज आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स आज के, जहां पर आपको रखनी है नज़र। और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी और खबरें भी हैं जिस पर सर की राय लेंगे और बाजार का सेटअप समझेंगे। बट सर, एक बात समझाइए, जब भी बड़ी मूव आती है किसी भी डायरेक्शन में, उसके फॉलो ऑन वाले दिन या तो उस मूव में थोड़ी और बढ़त होती है, या फिर उससे आप थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं बट हल्का जाते हैं। तो अगर आप 1000 पॉइंट ऊपर गए तो मे बी आप 200 पॉइंट करेक्ट करते हैं, या 1000 पॉइंट ऊपर गए तो अगले दिन 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर जाते हैं। उसी रेंज के आसपास आप कंसोलिडेट करते हैं, क्योंकि वो दिखाता है कि ये बाजार का मूड माहौल है। बट ऐसा कब होता है सर कि 1000 पॉइंट आप एक दिन ऊपर जाते हैं और एग्जैक्टली अगले दिन पूरे के पूरे 1000 पॉइंट की गिरावट आप दिखा देते हैं? ये क्या चल रहा है? ये कमी देखने को मिलता है दीप। और आपको याद हो तो हम लगातार इसीलिए कह रहे थे कि 9 मई तक आपको भारी उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, उसके बाद शायद सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखे। हालांकि मैं इस हफ्ते से थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि हल्की आपको वॉलेटिलिटी कम होती हुई नजर आए, लेकिन वैसे कहीं संकेत है नहीं। और ऐसा ये भी समझ में आ रहा था कि फेड की मीटिंग के बाद शायद थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखे, क्योंकि फेड की मीटिंग के 2 दिन पहले भले बाजार फ्लैट बंद हुए हैं, लेकिन भारी उतार चढ़ाव इंट्राडे में दिखा है। मीटिंग के बाद 1000 पॉइंट बढ़ गया। देखिए कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही बहुत ही एग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं। एक दिन अगर और एक चीज और जो दिखा रहे हैं, और आज के एफआईएस के डेटा में भी मैं दीप दिखाऊंगा आपको थोड़ा, जब आगे विस्तार से बात करेंगे उसका ये डेटा और बाकी सारी एसेट क्लासेस का जो मूवमेंट है वो ये दिखा रहा है कि या तो इसे आप इस तरह से पढ़ें कि दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स बहुत ही एग्रेसिव हैं, कि जिनको बेचना है उनको बेचना ही बेचना है, और जिनको लेना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी नीचे जोर से आएगा तो हम लेंगे। दूसरा व्यू ये है कि बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल, क्या कहना चाहिए, जैसे नाजुक है व्यू, कि भाई हम बना ही नहीं पा रहे, मूड क्या है। तो जिस दिन संकेत मिलता है मार्केट से उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर तेजी का संकेत आया तो शॉर्ट काट के एकदम से लॉन्ग कर लेंगे, और मंदी का संकेत आया तो लॉन्ग सारी बेच देंगे, शॉर्ट कर देंगे। सो ये दोनों ही तरह के व्यू इस वक्त बाजार में, अमेरिका में भी हमारे यहाँ स्ट्रांगली बनते हुए दिख रहे हैं। आप कल देखिए ना, सुबह जिस तरह से आप गैप से खुले, ऊपर पहुंचे, वापस से नीचे आ गए। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि शायद हमने कल अंदाजा लगाया कुछ हद तक कि अमेरिका में आज कमजोर सेशन होगा, लेकिन मजे की बात देखिए कल अमेरिका गिरा क्यों? अगर आप ये देखेंगे तो आपको कोई बड़ा कारण नजर नहीं आएगा जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में कमजोरी हो। और अगर ढूंढने जाएंगे, घुस घुस कर देखेंगे, तो ये लगेगा कि जिस कारण की वजह से परसों बढ़े थे इस वजह से कल घटे। परसों क्यों बढ़े थे कि डाउ फेड चेयरमैन ने ये कहा कि भाई हम अब आधा % ही ब्याज दरें बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, 0.5% नहीं बढ़ाएंगे, चिंता न करें। सबको कंफर्ट आ गया, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, आप है ना झटके नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। कल अचानक से सत्य का ज्ञान हुआ, और वो सत्य ये था कि 0.5% बढ़ाने से तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा नहीं, तो और बढ़ानी चाहिए। मतलब क्या है ये, क्या है? मतलब exactly जिस खबर पे आप बढ़ रहे हैं उसी खबर पे बढ़ाते तो आप कहते हैं अरे 0.5% नहीं बढ़ाई, तो यही है कि वो कई बार कहते हैं, वो कहावत है कि अगर 5 अर्थशास्त्री एक जगह मिल जाए, इकोनॉमिस्ट, तो ओपिनियन 6 निकल कर आती है। सो इकोनॉमी में हर एक्शन का दूसरा रिएक्शन है। सो अब एक एक्शन आपने फेड की मीटिंग के बाद देख लिया, कल रिएक्शन देख लिया। सो इसलिए क्लियरली दीप अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल काम है ये एग्जैक्टली अमेरिकी बाजार क्या करना चाहते हैं। और मूवमेंट जो है वो सारी एसेट क्लासेस में, कमोडिटीज में है, डॉलर में है, करेंसीज में, आप देखिए गोल्ड सिल्वर में है, इक्विटी में है, डेट आप देखिए बॉन्ड यील्ड वापस 3.07 पहुंच गया है। सो हर एक जगह एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। और
ऐसी सिचुएशन में जो कल और परसों 2 दिन से हम लगातार आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं, नोटा ओवरनाइट पोजीशन मत रखिए। ये मार्केट है ही नहीं ऐसा जो आपको ओवरनाइट पोजीशन रखने दे किसी भी तरफ। करेक्ट। कल कौन सोच सकता है कि 1000 नीचे खुलेंगे, परसों कौन सोच सकता था 1000 ऊपर बंद होंगे, तो ऊपर बंद। तो ये ऐसा मार्केट है जहाँ थोड़ी सावधानी रखिए, ग्लोबल मार्केट्स को सेटल हो जाने दीजिए, देखते हैं अमेरिका क्या कुछ करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। लेकिन कुल मिलाकर दीप ये है कि मामला बड़ा गड़बड़ सा चल रहा है। दूसरी बात ये तो हो गई वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव की। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नैस्डैक 24% अपने टॉप से गिरकर अब मंदी के बाजार में चला गया। आमतौर पर अगर कोई भी इंडेक्स 20% अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो ये मान लिया जाता है कि वो मंदी के बाजार में जा चुका है। इसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, पहली बार नैस्डैक 20% के आसपास आया था, वहाँ से रिकवर होकर 10% उसने रिकवरी की, तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, टच एंड गो वाला था, मंदी में गए। लेकिन दूसरी बार 20% का लेवल तोड़ा भी है और अच्छे से ढंग से तोड़ा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है नैस्डैक मंदी के मार्केट में आता हुआ दिखा है। और एक चीज़ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते हो सकते हैं, 2 हफ्ते तो है ही है, मैं लगातार आईटी शेयरों पर बेरिश हूँ। मैं कह रहा हूँ ऊपर में आईटी देना ही है, आईटी और मेटल्स ऊपर में देना ही है, लेना नहीं है। ये हमारा व्यू तब बदलेगा जब या तो चाइना की तरफ से कोई बड़ा स्टिमुलस पैकेज आ जाए जो कि 10 या 15% और करेक्शन आपको मेटल शेयरों में दिख जाए, आईटी शेयरों में दिख जाए, तब खरीदा जाएगा। या फिर कोई ऐसा संकेत मिले जिसकी वजह से आपको लगे कि नहीं अब इस रुझान में बदलाव करना है, तब तक मुझे लगता है कि या फिर हाँ, दूसरा कारण ये हो सकता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध पूरा खत्म होने के संकेत आ जाए, तब आप मेटल्स खरीद सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब मेटल्स में समस्या कम होती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक मेटल्स सावधानी रखना, मेटल कमज़ोर करिए, मेटल और साथ ही साथ आईटी है। एक ही चीज़ और अच्छी थी दीप कि हम मेटल आईटी पर बेरिश होकर बैंक्स पर बुलिश थे, तो अब बैंक से भी हम बुलिश से न्यूट्रल हो गए, क्योंकि ये जो झटका आरबीआई का लगा उसके बाद बैंक्स नेचुरली दिक्कत तो इन्हें भी आएगी। तो जाहिर सी बात है, तो जो एक एक्सट्रीम बुलिश व्यू था बैंक्स का, अब वो न्यूट्रल की साइड में आ गया। हाँ, बहुत ख़राब नहीं होंगे, ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे जितने आईटी मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन तेजी जो अनाप शनाप जो सोचे थे या जो लीडरशिप पोजीशन पे पायलट सीट पे बैंक निफ्टी था, उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं थोड़े से, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो लीडरशिप अब कहाँ से आएगी ये देखना पड़ेगा सर, क्योंकि आईटी सुस्त हो गया, मेटल्स कहाँ से आएगी, बैंक्स भी थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं, बट पावर स्टॉक्स ठीक है लेकिन लीडरशिप के लायक नहीं है सर। एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिलायंस कर ले, ऑटो स्टॉक्स में आ सकती थी, आ सकते हैं। हाँ, अगर ये रशिया यूक्रेन खत्म हुआ ना तो ऑटो स्टॉक्स लीड करे, जिन कंपनियों को के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ी है और जिनको ज़्यादा झटके लग रहे हैं वो लीडरशिप लगे। तो अगर मुझे लीडरशिप चाहिए तो मुझे ऑटो से मिल सकती है थोड़ी। हाँ, और वैसे भी कल तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, गिरावट से पहले तो खैर अच्छी। हाँ, मतलब ये बाय ऑन डिप्स है, ये बाय ऑन डिप्स है। कुछ सेल ऑन राइज होते हैं जो मेटल्स और आईटी हैं, बैंक्स न्यूट्रल हैं, न बहुत तेजी न बहुत मंदी, ऑटो बुलिश साइड पर बाय ऑन डिप्स। चलिए, तो ऑटो पर रखेंगे नजर। अच्छा, हमारे बाजार, हालांकि एसजेएक्स आज फिर से 250 अंक नीचे दिख रहा है, बट अगर आप कहें यूएस ने अपनी गेन्स पूरी रिवर्स कर दी तो 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या, हमने तो एक ही ट्रेडिंग सेशन में सारी गेन्स करके रिवर्स करके वापस पुराने लेवल पर आ गए, तो हमारा इम्पैक्ट रिलेटिवली कम होना चाहिए, हमारा इम्पैक्ट आज ज्यादा होगा। सिर्फ 2 वजह हो सकती है कि हमने कल ही ये काम कर लिया, एक ही दिन में दोनों काम कर लिए, तो या तो हम बहुत स्मार्ट हैं या बहुत ही डरपोक हैं। अच्छा ही तो अब हमें अपने आप को डिफाइन करना है, तो हम यही मानेंगे हम स्मार्ट हैं। भाई जो अच्छा वाला सर्टिफिकेट ही अपने पास रखे रहा है। तो भाई कल, और आमतौर पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय बाजार अमेरिका के सेशन का अंदाजा ठीक ठीक लगा लेते हैं पहले से, और अगर आज आपको 250 पॉइंट ही नीचे दिख रहा है 1000 पॉइंट गिरने के बावजूद एसजेएक्स, तो उसकी वजह यही थी कि कल हम काफ़ी कुछ इस गिरावट को अंदाज लगा चुके थे, भले फ्यूचर्स के पॉइंट्स में ना सही, हमारे रिएक्शन के तर्ज पर हम ये देख चुके थे, और शायद ये वजह कि आपको कम गिरते हुए दिख रहा है। अब रहा सवाल ये कि कल के सेशन में आप देखिए दीप, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था उसे पार नहीं कर पाए, 16,950। और सर इस पर मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहता हूं, क्योंकि 16,900 के ऊपर जब आए थे और लग रहा था कि चलो शायद एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है या यहां से और स्ट्रांग हो सकता है, आपने कह दिया था कि अब आ रहे हैं 900-950 की रेंज में आ रहे हैं, जो पिछले दिन का स्टॉप लॉस से सपोर्ट था,
आप हल्के हो जाइए, पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। हाँ, आपने ये हाँ, क्लियरली कह दिया था, बैंक निफ्टी दोनों पर कह दिया। वो जिम्मेदारी एक पूरी करने वाला मामला था, क्योंकि 16,900 के नीचे कई बार होता है कि लोग मानते हैं कि चलो रेंज दी अनिल जी ने, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा देखते हैं, आज स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और उसके बाद नीचे गिर जाता है, फिर दुखी होते हैं। तो कल अच्छी बात थी, और आपने उसी वक्त सवाल पूछा भी था कि 16,925 के आसपास से क्या करना चाहिए। तो हमारा कल का टारगेट भी आप देखिए ना, मैंने कहा 16,950 975 के ऊपर के टारगेट अपने है ही नहीं। 17,000 का टारगेट कल रखेंगे, न 36,000 के ऊपर का बैंक निफ्टी का टारगेट रखा। बैंक निफ्टी भी 35,950 पहुंचकर वहीं से निकल गया। सो कल जो एग्जिट कर पाए, और कल इसीलिए हमने नोटा भी दिया कि भाई आप क्लोजिंग सेशन में कुछ मत करके जाइए, जबकि परसों हमने कहा था कि आप शॉर्ट काट के जाइए। लेकिन कल वो नहीं था कि आप नो डाउट हल्के रहिए। ये देख के कह सकते हैं शॉर्ट करके जाते तो ठीक था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा लगना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली बने नहीं बने, आज नहीं बना कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, कभी न कभी बन जाएगा। इशू वो नहीं कि पैसा आज नहीं बना, इशू ये कि पैसा आज लगना नहीं चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन तो आपकी वो होनी चाहिए कि जहां आप बचा पाए। सो आई थिंक थोड़ा सा हम इसीलिए कोशिश हैं, और इसीलिए ऊपरी स्तरों पर। और मार्केट देखिए, जिस दिन डेटा पर मार्केट ट्रेड करता है, कल कैसा परफेक्टली ट्रेड किया, बिल्कुल राइट। सो डेटा पे ट्रेड करेगा तो परफेक्ट ट्रेड करेगा, लेकिन न्यूज़, अब जैसे आप डेटा देखेंगे, अब आज न्यूज़ आपकी ऐसी आ गई, तो वो न्यूज़ नेचुरली आपके डेटा पे भारी पड़ेगी। अगर अदरवाइज आपका 16,625 सपोर्ट होना चाहिए, उसके नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, करेक्ट। या बैंक निफ्टी आपका 35,100 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आज आप उन दोनों सपोर्ट लेवल के नीचे खुलकर ट्रेड करेंगे। सो हमारे मार्केट में भी एक चीज़ क्लियर कट है दीप की, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे मार्केट में अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में दो बढ़िया चीज़ें थी। एक, हमारा लोकल पैसा पर्याप्त है इस बार कंपैरेटिवली, जिससे कि हम कमजोर हो सकते हैं, टूट नहीं सकते, है ना। सो हर लेवल पर म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी आ रही, तो हम एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं, वो अभी भी रहेगा, राइट। दूसरा जो फैक्टर जो हमारे बाजारों के लिए ये था कि चलिए, मतलब इन सब माहौल के बीच में भी हमारे यहाँ अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर, ब्याज दरों को लेकर आरबीआई गवर्नर अकोमोडेटिव पॉलिसी पे, वो कंफर्ट चला गया जी। परसों की पॉलिसी आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान, तो अब आपके पास में लोकल पैसे के अलावा और कोई बड़ा ट्रिगर बचा नहीं है। रिजल्ट सीजन से झटके लग रहे हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट आ भी रहे, तो मतलब एक, मुझे बताओ, एक ब्रिटानिया को छोड़ दो, तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो रिजल्ट के बाद 5% बढ़ाओ? बहुत कम। निफ्टी में एक भी स्टॉक में तो नहीं है, एक भी नहीं, राइट। सो आपके पास रिजल्ट का सपोर्ट नहीं है, बैंक्स का सपोर्ट कम हो गया है, लीडरशिप कम हो गई है, क्योंकि, और दूसरी है कि अब आपके भी मैक्रो फैक्टर्स का डर हो गया। सो हम अब थोड़ा वक्त अंडर परफॉर्म करेंगे, थोड़ा टाइम ऐसे ही चलेगा मामला। सो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, सेल ऑन राइज वाला थोड़ा मामला, ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितता, ऐसे में बेस्ट तरीका ये है, आप ट्रेडर हैं तो पोजीशन लाइट रखिए, बिल्कुल। बस एक ही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं, जितनी हल्की पोजीशन रहेगी उतना बढ़िया। और मैं तो कहूँगा कि देखो, सेबी के रूल भी जो आए 2 मई को, उससे पहले काफी लोगों की पोजीशन कट गई होंगी, जो कट गई वो खुशी होनी चाहिए, इनके ब्रोकर ने पोजीशन काट दी। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है पिछले 30 साल के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, जब जब ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किसी क्लाइंट की पोजीशन इस वजह से काटता है कि उसकी मार्जिन में कमी है ना, मार्क टू मार्केट लॉसेस ज्यादा है, मैं दावे से कह सकता हूँ उसमें क्लाइंट का भला ही हुआ है। बिल्कुल सर। और जब पोजीशन कटती है उसके बाद 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 75%, 80%, 90% केसेस में उसके बाद स्टॉक नीचे आता है। और 100% केसेस में बोल सकता हूँ जब नीचे आता है तब वापस नहीं लिया जाता। करेक्ट। तब हिम्मत नहीं होती, तब कोई नहीं ले पाएगा। बिल्कुल। तब ब्रोकर बोले लाओ मार्जिन दे दो। सो कई बार क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट अपने, चाहे आप करें चाहे आपका ब्रोकर करे, करना जरूरी है। इसलिए तो रिस्क मैनेजमेंट होता है, तभी तो आप, और आप भी कहते हैं हेज करिए, स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, संभालना जरूरी है। इन सब के बीच में LIC का IPO फुली सब्सक्राइब हो चुका है जी, और अभी भी आपको आज का दिन मिलेगा, सैटरडे, संडे और मंडे मिलने वाला है एप्लीकेशन करने के लिए। अभी भी लोग चिंतित हैं, उन्हें कुछ कहेंगे सर? नहीं, जिनको चिंता मत लगाइए, कोई घर पे इनविटेशन थोड़ी आया है, मतलब कि, और आया तो भी इन्विटेशन आया, कोई बंदूक की नोक पे थोड़ी बोलने का आपको डालना ही पड़ेगा भाई, है ना। जिसको डर लगे ना लगाए। हाँ, मतलब देखिए, अल्टीमेटली एप्लीकेशन आपकी है, पैसा आपका है, प्रॉफिट और लॉस भी आपका है। करेक्ट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर सिर्फ आप 7 दिन बाद लिस्टिंग पर बेचने के लिए आज से लगा रहे हैं, तो लिस्टिंग पर ऊपर भी बिक सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर 1000 पॉइंट रोज डाउ इसी तरह से करे तो LIC क्या करेगा उसमें? करेक्ट।
या कोई हम क्या करेंगे? तो वो मार्केट वाली रिस्क आप लेकर चलेंगे। अगर मार्केट खराब नहीं हुआ और समझे यहाँ से LIC का IPO लिस्ट हो, तब तक 500-700 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए तो आपके लिस्टिंग गेन भी बन सकते हैं। और मेरा ये समझना है, आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, व्यू लॉन्ग टर्म कर लीजिए, फिर शॉर्ट टर्म में बन गया ठीक है, नहीं तो ये सोच के करना है मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, मुझे लिस्ट होने के बाद भाव नहीं देखना, अगर फेवरेबल नहीं है तो फेवरेबल है तो ही देखूंगा, हाँ नहीं फेवरेबल है तो नहीं देखूंगा, बात खत्म। इतना क्वेश्चन आ गया ना मन में, ये बिठा लिया ना, कहीं भी खुले मुझे फर्क नहीं पड़ता। राइट, करेक्ट। देखिए एक चीज समझिए, कई बार लोग है ना पुराने कई बड़ी साइज के IPO से कंपेयर कर रहे हैं, ये कोई पेटीएम आया था, कोई रिलायंस पावर आया था, ये बिजनेस अलग है और ये बिजनेस सॉलिड है जी। रिलायंस पावर कागजों पे था, कहाँ प्लांट थे, क्या थे, करेक्ट। पेटीएम है तो एक नए जमाने का लॉस मेकिंग ई-कॉमर्स कंपनी जिसको अनाप शनाप वैल्यूएशन है। आपको ये चीजें समझ के देखनी पड़ेगी। ये वो कंपनी है जो दशकों से आपके सामने, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, 64% मार्केट शेयर है। अगर इसमें भी गलत होंगे फिर तो मार्केट ही नहीं है आपके लिए। करेक्ट। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक और चीज कि 45 रुपए का क्वेश्चन तो है ना आपके पास, डिस्काउंट तो है, वो तो है डिस्काउंट। सो अगर उस डिस्काउंट के बावजूद भी आपको डर लगता है, फर्ज करें आपको बिना डिस्काउंट के दिया जाता तो तब तो आप लगा ही नहीं पाते फिर, बिल्कुल है ना। सो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू रखिए और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन के मार्केट के मुंह से आपको IPO पर राय बनानी या बदलनी नहीं चाहिए। और फिर भी जिसको डर लगता है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करा, आप ये मान के चले कि नीचे लिस्ट होगा और फिर लगाएं ताकि पैसा बन जाए। राइट। हमेशा अपना फॉर्मूला ही चेंज कर लो दीप। दो चीजें, पहला एक फॉर्मूला जो हमने बनाया था, इंसान हो या निफ्टी अंत में जाना ऊपर ही। करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला अब ये हमारे रोज काम आएगा, लॉन्ग टर्म सोचेंगे, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाएगा, शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो पैसा नहीं बनेगा या आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप लॉन्ग टर्म हो जाएगा। करेक्ट। तो बस लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म पैसा बन जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड सर। हाँ, ऐसे ही बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों को याद हो जाए। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए। अंडरस्टूड। ये तो रही निवेश की सलाह। आज क्या करना है ये बताइए सर। ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, FIs के संकेत न्यूट्रल है। आप भी सरप्राइज करेंगे नेगेटिव से न्यूट्रल क्यों है वो बताऊंगा मैं आगे। घरेलू फंड्स के संकेत तो पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट नेगेटिव है और ट्रेंड भी न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हो चुका है एक दिन, और आज हम देख लेते हैं। निफ्टी पर सपोर्ट 16,350 16,500 की रेंज में आज 150 पॉइंट का सपोर्ट जोन दे रहा हूँ, जो एक 50 पॉइंट का दिया करता था। वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपके लिए सपोर्ट जोन रेंज जो है वो बढ़ती हुई आ रही है। 16,350 16,500 इस रेंज में हम टाइम पास करेंगे खुलने के बाद। न 16,350 के नीचे जाने की जल्दी होगी, न 16,500 के ऊपर निकलने की। इसके नीचे गए तो 16,150 16,250 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा, मजबूत सपोर्ट है। ऊपर कितना आ सकते हैं? 16,625 16,675 रुकावट बन जाएगी एक बार गैप से नीचे खुलने के बाद। 16,800 16,875 की रेंज वो होगी जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती हुई नजर आएगी। अब आइए बैंक निफ्टी। ये थोड़ा ट्रिकी है, रेंज निकालने में मुश्किल तो आई है दीप, फिर भी मैंने थोड़ी एग्रेसिव और दूर की रेंज दी है। 34,400 34,550, इसके पहले ना एक 34,900 35,100 की रेंज आती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि इतनी ऊपर की रेंज दे दूं, थोड़ा डर सा लगा। तो 34,400 34,550 पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 34,000 34,100 का मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में नजर आता है। ऊपर जहां आप बंद हुए 35,250 के आसपास, 35,250 35,500 ये रुकावट की जगह, इसको पार करना मुश्किल होगा। कर लिया तो 35,750 35,950 स्ट्रॉन्ग बिकवाली की जगह है, जो कल भी थी आज भी रहेगी। ओके, समझ गया। निफ्टी के सपोर्ट लेवल और हायर लेवल आज थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने रेंज थोड़ी बड़ी दी उस हिसाब से। 16,625 छोटा वाला सपोर्ट लेवल है, 16,500 16,475 और 16,450 ये 3 मीडियम सपोर्ट लेवल है। 16,350 250 200 और 150 तक के सपोर्ट लेवल्स निकल कर आते हैं, जो जरूरी नहीं आज के आ जाए, लेकिन ये हैं सपोर्ट जो आप नोट करके रखें। ऊपर की तरफ 16,675 775 800 825 875 950 ये 6 रुकावट के लेवल। बैंक निफ्टी 35,250 के आसपास बंद हुए। 34,925 से मैंने सपोर्ट गिना है, 34,925 34,700 34,550 34,475 34,400 34,225 34,100 और 34,000। तो बेसिकली 35,000 से 34,000 की रेंज में आपका ये पूरा सपोर्ट का रेंज हो गया।
34 से 35। 1000 पॉइंट क्या करेंगे दीप बाबा, डाउ 1000 पॉइंट हो सकता तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं, लेवल से ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। हाँ भाई, 33,000 का वो भी है, 35,000 के हम भी है बैंक निफ्टी पर, ठीक है। हायर साइड पर 35,125, 35,250, ये चूंकि गैप से हम नीचे खुलेंगे इसलिए ये ऊपर के लिए 35,425, 35,500, 35,600, 35,725, 850 और 35,950 जो कल का हाई है। सो बेसिकली सप्लाई जोन 35 से 36,000 हो जाएगा, सपोर्ट जोन 34 से 35,000 हो जाएगा। ये क्लियर कट अब आपको लेवल बहुत आसानी से दिख जाएंगे। बिल्कुल 35 से 36,000 की रेंज में रुकावट के लेवल है, 34 से 35,000 की रेंज में सपोर्ट लेवल है। ऐसे मैंने बना दिया आपके लिए ताकि आसानी रहे। ठीक है। एफआईएस तो अभी भी ओवरसोल्ड है सर, हालांकि कल पीसीआर थोड़ा बढ़ा। हाँ 28% है, लेकिन अभी भी कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर आया क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, तो वो जो शॉर्ट कवरिंग होनी फिर भी 0.89 हल्का ही है। विक्स 7% कम होकर आया है। एफआईएस की पोजीशन पर यहीं पर एक राय देना चाहता हूँ दीप, क्यों मैंने वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल रखे हैं, क्यों एफआईएस के संकेत न्यूट्रल रखे हैं। एफआईएस ने 2075 करोड़ की बिकवाली की है कैश में, ठीक है, लेकिन सामने 2242 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर खरीदे। तो बड़े दिनों बाद ऐसा दिख रहा है कि एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर कैश में बिकवाली की उससे ज्यादा खरीदे, पहली चीज, इसलिए ये थोड़ा न्यूट्रल है। दूसरा न्यूट्रल इसलिए कि 1053 करोड़ के एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स कवर किए हैं, ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, और अब भी उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 28% पर भी है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। तो ये दो कारण है मैंने न्यूट्रल दिया। अब एक चीज जो मैंने और आपको बताई शुरुआत में कि एफआईएस भी अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी, जैसा मार्केट का मूड होता है डायरेक्शन। अब आप देखिए कल 1000 पॉइंट डाउ बढ़कर आया तो एफआईएस को भी डर लगा, उन्होंने स्टॉक्स में खरीदारी की, फ्यूचर्स में, इंडेक्स में खरीदारी की, फ्यूचर्स में 1050 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा है, 2250 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा है, शॉर्ट कवरिंग की दोनों। यानी कि उन्हें भी लगता है कि 1000 पॉइंट डाउ बढ़ गया, फेड की मीटिंग हो गई, चलो चलो काट लेते हैं। अगर उनको भी ये पता होता कि 1000 गिरने वाला डाउ तो कौन सा कल काटते थे, क्यों काटते थे। सो सिंपल चीज है, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी का ट्रेंड है वो बड़े इन्वेस्टर्स को भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा। करेक्ट, ये क्लियर कट दिख रहा है डेटा में। नहीं तो कल एक दिन में एफआईएस को ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से काट लें। ठीक है, हम कह रहे थे कि 25% पे इंडेक्स लॉन्ग आ गया, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, शॉर्ट कवरिंग होगी, ठीक है, होना है। लेकिन बात वही है ना कि आप एक एक दिन का व्यू बना रहे तो फिर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे। एग्जैक्टली करेक्ट, लेकिन यही हो रहा है कि आजकल जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, दो तरह की पोजीशन होती है। एक लॉन्ग ओनली फंड आराम से लंबे समय के लिए 5, 10, 15 साल के लिए लगा के भूल जाते हैं। दूसरा ये वो हेज फंड जो रोज उछल कूद मचाते हैं। Exactly. तो ये हेज फंड की जो हॉट मनी आ जाती है, चली जाती है, किसको लॉन्ग करना है, किसको शॉर्ट करना है, इंडिया लॉन्ग, डॉलर शॉर्ट, पता नहीं, मतलब जो क्या क्या पेयर बिठाते भगवान ही जाने। तो वो वाला मामला आपको डेटा में दिख रहा है। जीती, ठीक है सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट डेटा, और इसलिए वायदा कारोबार के डेटा आज न्यूट्रल रखे गए हैं एफआईएस के साथ। अच्छा सर, मौजूदा पोजीशन हैं तो क्या करना है? गैप बहुत छोटे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी जी। 16,600 जो खुलते हैं आपका ट्रिगर हो जाएगा। कल भी हमने 16,600 दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग, बिल्कुल नहीं बच गए, कल बच गए। अब कल बच गए तो आपकी इसको खुशी मनानी है, गम करना है, वो आप जाने। कल नहीं ट्रिगर हुआ, आज गैप से ट्रिगर हुआ, ये तो रिस्क रहेगी मार्केट में, ठीक है। कल आपको लगा कि 625 पे आके बच गया, अरे वाह थैंक यू, 650 लो था कल, बच गए, लेकिन आज उसी चीज का गम है जिस चीज की कल खुशी थी, ठीक है। तो 16,600 ही रखिए, तो इंट्राडे में भी काट लेना चाहिए, देखो गैप से खुलने के बाद, डिसिप्लिन के तौर पर। बाकी फिर अब आपको आगे का जो रखना है आप जाने। 34,900 2 दिन से हम लगातार यही स्टॉप लॉस दे रहे हैं बैंक पे, इंट्राडे और क्लोजिंग, आज भी यही है, इसके नीचे जाए थैंक यू वेरी मच कर दीजिए। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस कल दीप हमने 17,000 दिया था, 16,950 से घूम गया, लेकिन आज मैंने कम कर दिया है, सीधा 300 पॉइंट नीचे, ओके 16,700। मुझे अब शॉर्ट साइड पे अगर 250 पॉइंट नीचे खुले तो उसके बाद मुझे रिस्क नहीं चाहिए। करेक्ट, 16,700 इंट्राडे और क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी सेम है, कल 36,000 था आपका इंट्राडे क्लोजिंग स्टॉप लॉस, आज सीधा 700 पॉइंट नीचे, 35,300। तो शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉसेस ने ड्रास्टिक रिडक्शन किया है, और उसकी वजह यह कि जब गैप से नीचे खुल जाए, अब आप अगर आज पॉजिटिव साइड पर आ जाते हैं तो 16,700 हो जाएंगे, पॉजिटिव साइड पर आ जाते हैं निफ्टी पर 35,300 हो जाएंगे, फिर थैंक यू कर लेना। इसका मतलब ये कि एक बढ़िया शार्प करेक्शन आपको 17,400 शुक्रवार को था, फिर से याद दिला दूं, एक दिन की छुट्टी थी, अगर 5 ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार से शुक्रवार में 17,400 से 16,400 16,300 जो भी आज आ जाए, 1000 पॉइंट की करेक्शन हो जाए, और उसके बाद आप घूम के ग्रीन में आए तो आपको शॉर्ट नहीं रहना है। ये वजह है, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, क्लियर है कि अगर 377 का ही था ना शुक्रवार को, 17,377, वहां से आज आप पूरे 1000 पॉइंट का करेक्शन दे देंगे। करेक्ट, 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, जो कि साइजेबल है। करेक्ट,
आप देख लो, अगर 18,600 का हाई है तो वहाँ से आप लगभग 2,000 पॉइंट का करेक्शन, वही 2,000 पॉइंट का करेक्शन 4 दिन में दे रहे हैं, तो आपका करेक्शन भी साइजेबल हो रहा है। इसलिए आज बहुत गैप से खुल के अगर आप आएंगे ना 17,300 400 की रेंज में, 16,300 400 की रेंज में, वहाँ पर अब शॉर्ट नहीं बनेंगे, वहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि पोजीशन हल्की भी है पुट कॉल रेशियो पे, ओवर सोल्ड नहीं है लेकिन हल्के हैं, और एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 27% 28% पे वो हल्की है। ठीक है सर, चलिए ये है मौजूदा पोजीशंस। नई पोजीशंस बताएं सर। निफ्टी शॉर्ट करें 16,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 16 और बहुत गैप से ना खुले तो ही, गैप से खुले तो थैंक यू कर दें, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। 16,625, 16,500, 475, 450, 350, 250 और 200 तक के लेवल से आपके लिए शॉर्ट साइड पर। जो लोग खरीदना चाहते हैं शौक फरमाएं, 250 से 350 की रेंज में स्टिक स्टॉप लॉस आपका होगा 150 का। अगर आपकी मर्जी है जरूर खरीदिए, खरीदना भी चाहिए, चांस लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जो भी करो लाइफ में कुछ दिन के लिए, बाद में जिस दिन कभी ऐसा मन करे कि नहीं आज तो कुछ तूफानी करते हैं, होता है ना थम्स अप वाले में, कितना होता है आज तूफान, आज स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, आज कुछ तूफानी करते हैं, उसका भी समय आएगा, अभी नहीं है, अभी नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो तब कर लेना बिना स्टॉप लॉस के। एक आध दिन में बोल भी दूंगा कि चलो आज बिना स्टॉप लॉस के कर लो, इनको बहुत मन में हो रहता है ना, अभी मत करिएगा, अभी जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें। 16,250 350 की रेंज में खरीदिए, 16,150 का स्टॉप लॉस होगा, 16,450 475 500 600 625 और 675 तक के टारगेट के लिए ये आपके लिए निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी बेचना है 35,300 का छोटा सा स्टॉप लॉस, 34,925 34,700 550 ये छोटे टारगेट है, 475 400 मीडियम टारगेट है, 34,225 34,100 34,000 तक के टारगेट बनते हैं बड़े वाले। जो लोग खरीदना चाहते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बहुत दूर का है जो आप नहीं चाहेंगे कि वहां तक आए, लेकिन आए तो खरीदें 34,000 34,100 की रेंज में, 33,800 का स्टॉप लॉस होगा, 34,225 34,400 475 550 और 700 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में। एग्रेसिव ट्रेडर्स 34,400 से 34,550 की रेंज में भी खरीद सकते हैं, ये भी एक डुएबल ट्रेड दिखता है करने जैसा, लेकिन स्टॉप लॉस 34,350 का होगा आपका, और टारगेट जो बनेंगे दीपो 34,700 900 और 950, ये तो 35,000 के नीचे के टारगेट हो गए। पार करके टिके तो 35,100 35,250 425 500 ये फाइनल टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। आपको जो वाला फॉर्मूला ठीक लगे, ये सेकंड वाले पे ध्यान रखिएगा, 34,400 34,550 इस रेंज में अगर रुक जाए तो ये जगह ठीक है एंट्री करने के लिए, मौका है एग्रेसिव ट्रेडर्स। हाँ, खुलेंगे हम 34,900 से 35,100 की रेंज में जी, और 34,900 के नीचे ट्रेड करने के बाद थोड़ी आपकी रिस्क नीचे की खुल जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर, चलिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल फायदा कारोबार? नहीं, कुछ भी नहीं, 17,000 है 36,000 है, जिसके बात करें कोई मतलब नहीं। अब तो वो मतलब आज तो पूरा बाकी पोजीशन ही नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मालूम है कहाँ पे है? 16,100 के निफ्टी पे है, 18 लाख 20 लाख 16,100 मतलब दूर, बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, कोई मतलब पोजीशन बहुत ही कम है, तो कोई दिक्कत नहीं। नई सीरीज की शुरुआत, नई सीरीज की शुरुआत है। चलिए नजर रखते हैं, आइए आपको बता देते हैं कौन से नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, आज के ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी खबरें हैं, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। अरमान, कुशल और आशीष हैं तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे। ट्रिगर्स में सबसे पहले निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज के नतीजे हैं। एफ&ओ में आपको कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और टाटा पावर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं एक्स डेट है वेदांता की, जहां पे 31.5 का इंटरिम डिविडेंड था। रिजल्ट्स में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। एनआईएस देखेंगे तो लगभग 10% बढ़कर आई है। अगर मुनाफा देखेंगे तो वो लगभग 3 गुना बढ़कर आया है। और जीएनपीएस या एनएनपीएस दोनों में अच्छा खासा क्वालिटी दिखी है। 8.5% से घटकर 6.8% आए हैं जीएनपीएस, और अगर आप एनएनपीए की बात करेंगे तो वो 5.8% से घटकर लगभग 4.8% पर आते हुए दिखे हैं। इंडस टावर नतीजे के जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक आए हैं। अगर आय देखेंगे तो वो उसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी दिखी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% बढ़कर आया है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 53.5% से बढ़कर 57.2% बढ़ते आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग 16% बढ़कर 1828 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। कंपनी ने 11 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। कैश में ब्लू स्टार के नतीजे हैं, ब्लू स्टार के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आए हैं लगभग 40% बढ़कर आई हैं। एबिटा की बात करें तो वो लगभग 34% बढ़कर आया है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स लगभग 6.6% से घटकर थोड़े फ्लैटिश रहे, 6.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी 12% की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। और कंपनी ने प्रेस रिलीज में ये भी कहा है कि Q1 में रूम एसी की मजबूत डिमांड कंपनी को दिख रही है। एलम्बिक लिमिटेड कंपनी के नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय जो है वो लगभग
37% गिर कर आई हैं। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स हालांकि बड़े हैं, पर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में 29% की बढ़ोतरी देखी गई है। सोना BLW प्रिसिशन नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय 2% बढ़कर आई है। अगर एबिटा की बात करें तो वो लगभग 4% घट कर आए हैं। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स 25.9% से घट कर 24.6% आए हैं। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 75% का उछाल दिखा है। 75% बढ़कर वो 105 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 1.5% गिर कर आई है। अगर एबिटा की बात करें तो वो भी 35% घट कर आया है। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी 29% घट कर आया है। अंत में गारवेर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड नतीजे फ्लैटिश आते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू में लगभग 6% का उछाल है। मार्जिन्स लगभग 21.1% से आसपास 20.6% है। और मुनाफा भी 53 करोड़ के आसपास ही रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे नतीजे जहां पर रखनी है नज़र। आइए कुछ नतीजे और खबरें जानते हैं कुशल के साथ भी। मॉर्निंग कुशल, बताएं। नतीजे काफ़ी सारे आए हैं, उसमें और सूची में जोड़ लीजिए आप। MMTC को नंबर्स कमज़ोर हैं, घाटा 52 करोड़ से 74 करोड़। कंपनी की आय में 80% तक की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ट्रांसमिशन मुनाफे को छोड़ ओवरऑल नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय में करीबन 9% की बढ़त रही है। मार्जिन 30% से 32% लगभग, और मुनाफा 3% गिरकर 230 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। TBZ यहाँ पर आय को छोड़कर अगर आप सभी पैरामीटर्स देखें तो वो कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। 5.9% के मुकाबले 3.9%। मार्जिन साथ ही कंपनी का मुनाफा 62% गिरकर ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स फ्लैट रहे हैं, इनफैक्ट स्टेबल मैं कहूँगा। 21.1% के मार्जिन्स थे, और मार्जिन्स इस बार भी लगभग 21% के आसपास ही आए हैं। मुनाफा 6.5% बढ़कर 52 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। खबरों के लिहाज से M&M यहाँ पर कंपनी अपने ऑटोमोबाइल कारोबार को 3 यूनिट्स में विभाजित कर सकती है। अब ये ऐसी खबरें आती हुई दिख रही है, हमने आपको पहले ही इस चीज़ को बता दिया था। तो EV ट्रैक्टर और पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार का विभाजन हो सकता है। ट्रैक्टर और PV कारोबार अलग से स्टैंड अलोन कंपनी एनी विच वेज रहेंगी, पर EV कारोबार को ऑटोमोबिली पिन इंफ्रा के साथ मिलाकर नई कंपनी बनाई जा सकती है, और EV कारोबार के लिए कंपनी फंड भी जुटा सकती है। ऐसी पूरी खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आती हुई दिख रही है। कॉनकॉर यहाँ पर भी हमने आपको एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दी थी कि सरकार जो है वो जल्द रेलवे लैंड यूज़ पॉलिसी में बदलाव कर सकती है, और इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए यहाँ पर लैंड लाइसेंस फीस 6% से कम कर 3.5% किया जा सकता है। तो अब ये काफ़ी जगह पे रिपोर्ट होने लगी हैं। फीनिक्स मिल्स क्लासिक मॉल डेवलपमेंट में अपना हिस्सा बढ़ाएगी। क्रेस्ट वेंचर्स एस्कॉट्स डेवलपर्स से 50% हिस्सा खरीदा इन्होंने 936 करोड़ रुपए में। और अंत में कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर जिस तरह से RBI ने अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जो रेपो रेट बढ़ाया है, उसके बाद आप देखिए 2 करोड़ तक की जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर ब्याज दरें इन्होंने भी बढ़ाई है, और फिक्स्ड डिपॉजिट पर जनरल 0.35% बढ़ाई गई हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और 5% बढ़ाई गई हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए देखते हैं इन खबरों और स्पेशली नतीजों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के पर TVS मोटर यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 724 रुपये का लक्ष्य दिया है। 631 जो है कल की क्लोजिंग है। लेकिन ये मान रहे कि जो चौथी तिमाही का बेटा रिपोर्ट हुआ है इनके अनुमान से 4% कम है, जिसके चलते यहाँ पर फोकस रखेगा। जेफरीज हालांकि बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य अच्छा खासा बढ़ा है। 730 से सीधा बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया है। और ये मान रहे कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो स्कूटर्स और प्रीमियम बाइक सेगमेंट में कंपनी जो है मार्केट शेयर लगातार अपना बढ़ाती जा रही है। इसके अलावा चोला इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 800 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 715 जो है कल की क्लोजिंग है। 775 रुपये का लक्ष्य दिया है। और ये मान रहे कि इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके अनुमान से करीब 7% कम आया है। इसके अलावा मेरिको यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आई हैं, आपको नजर रखनी है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 595 के लक्ष्य के लिए। 520 की जो है क्लोजिंग है। और यहाँ पर ये मान रहे कि जिस चौथी तिमाही में देखें तो कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। हालांकि कोपरा की कीमतें लगातार घट रही हैं, इसका फायदा देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली भी मान रहे कि नतीजे इनलाइन है। यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 651 रुपये के लक्ष्य के लिए। एक्साइड इंडस्ट्री सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य घटा है 230 से घटाकर 215 कर दिया है।
हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो करीब 150 रुपए के आसपास की है और ये मान रहे कि नतीजे जो है इनके अनुमान से कम देखने को मिले, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में जो है करीब 9 से लेकर 10% की कटौती कर दी है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य इन्होंने भी घटाया 210 से घटाकर 205 और जैसा कि मैंने बताया 150 करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों पर ब्रोकरेजेस। बाकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आशीष? दीपांशु, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है टाटा स्टील पर, मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1284 की जो है कल की क्लोजिंग है, 1670 रुपए का ये लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि स्टील सेक्टर में देखें तो काफी बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं और मान रहे कि आगे जाकर भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इन्होंने एबिटा के जो फोरकास्ट है यहाँ पर भी जो है इंक्रीज किया, तो जिसके चलते टाटा स्टील आज आपके रडार पर रहना चाहिए, 1670 का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अंत में टाटा मोटर्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। टाटा मोटर्स पर एक बढ़िया रिपोर्ट है, जेपी मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। कल इन्होंने लाइट ट्रक सेगमेंट में जो है ईवी का लॉन्च किया है, एस का ईवी वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद रिपोर्ट आई है 515 का लक्ष्य दे रहे, 426 की क्लोजिंग है। जेफरीज ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 426 की क्लोजिंग है, 540 का लक्ष्य दिया है। और लास्टली देखिए पॉलीकैब, ये भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 3300 रुपए का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स, सारी बुलिश रिपोर्ट्स जेफरीज की तरफ से आती है। सबसे बड़े बड़े जेफरीज इंडिया पे बहुत बुलिश है, ऐसा बहुत लगता है। बुलिश है। अच्छा, वो एक किसकी रिपोर्ट थी टीवीएस पे जो सबसे अलग उसी की थी कि जिन्होंने बहुत 250-300 रुपए के कुछ टारगेट दिए थे, किसी की तो थी, आज इसमें दिख नहीं रही। एकमात्र ब्रोकरेज ऐसा है जिसकी कुशल है ना, चेक करते हैं सर, आई थिंक सीएलएस से मतलब बायोकॉन और सिटी की रिपोर्ट, सिटी की है ना, हाँ, सिटी की रिपोर्ट 210 का टारगेट दिया। हाँ, एकमात्र है जो टीवीएस पे बहुत बेरिश है। बाकी रिपोर्ट चलिए अच्छी है। आइए करते हैं स्वागत हम हमारे सारे मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। फॉर ए चेंज चलिए आज शुरुआत करते हैं सेठी साहब के साथ। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज तो बाजार में खुलने में तो मार्केट होने वाली है, बट एक चीज आपको देखनी है अनिल जी, ये जो यूएस के मार्केट्स में कल जो 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है, वो परसों की 950 पॉइंट की तेजी के बाद गिरावट हुई है, मतलब फ्लैट है। अगर आप दोनों दिन को कंबाइन करो तो फ्लैट से है। जबकि हमने जो कल सुबह 200-250 पॉइंट की तेजी से शुरुआत करी थी, रिएक्टिंग ऑन दोज 900 प्लस पॉइंट्स की तेजी जो डाउ में हुई थी, उसके बाद हमने बाय एंड ऑफ द डे कल ही गिव अप कर दिए पूरे गेंस को। तो आज जो ये एसजीएक्स निफ्टी 250 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मुझे लगता है अगर वैसा बाजार खुलता है तो फिर थोड़ी रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए। हालांकि आज कुछ नहीं करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा नोटा, बट फिर भी अगर कंपल्सिव ट्रेडर है तो मुझे लगता है ये जो 250 पॉइंट की गिरावट पे अगर बाजार खुलते हैं तो बेस्ट पिक वुड बी निफ्टी। मुझे लगता है 250 पॉइंट, ये 16,400 के आसपास अगर निफ्टी आवे तो निफ्टी पे इंटरडे बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। और उसके अलावा अनिल जी 2 स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहूंगा। रिलायंस, जिसके कि आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे हैं, मुझे लगता है नतीजे बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। जिस तरह से हमने बाकी जो रिफाइनिंग कंपनीज है जैसे चेन्नई पेट्रो वगैरह के नतीजे देखे, तो मुझे लगता है रिलायंस के भी जो रिफाइनिंग जो बिजनेस है उसमें भी तोड़फोड़ नतीजे आने चाहिए। फिर जो टेलीकॉम सेगमेंट है वहां पे भी मुझे लगता है जिस तरह से टैरिफ हाइक हुई है पिछले क्वार्टर में, तो वहां पे भी आरपू में अच्छा सुधार दिखना चाहिए। रिटेल ने अच्छा किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल रिलायंस के नतीजे अच्छे रहने चाहिए। और पिछले 2-3 दिनों में इसमें भी 200 से ज्यादा रुपए की ऑलरेडी गिरावट आ गई और आज ये अगर और गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है वो एक अच्छा लेवल होगा। मतलब लेवल्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट चूंकि बाजार खराब है और अगर ये भी वीकनेस के साथ खुले अच्छी खासी, तो फिर वहां पे कंसीडर कर सकते हैं खरीदारी की अपॉर्चुनिटी के लिए। और एक टाटा स्टील पे मैं बुलिश हूं, वो भी अगर आज नेगेटिव रहता है तो चूंकि नतीजे बहुत ही अच्छे थे, फिर 10:1 का स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है, मेटल सेक्टर एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो मुझे लगता है टाटा स्टील को भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। तो स्टॉक्स 2 जिनमें इस आज की जो गिरावट आती है, लेवल्स कैन नॉट बी सेड, बट गिरावट में खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी देखें। बाकी बेस्ट बेट वुड बी टू प्ले ऑन अ बाउंस बैक इन निफ्टी अगर ये 250 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलता है तो आप तो जनरली एक पिक ऑफ द डे देते हैं और उसके बाद 4-5 एफएनओ के स्टॉक बताते हैं। आज एक पिक ऑफ द डे की जगह निफ्टी दे दिया, स्टॉक दे दिया और 4-5 की जगह 2 ही स्टॉक बताए, तो सेठी साहब थोड़ा सावधान ज्यादा हैं आप। नहीं अनिल जी, देखिए बाजार में तो वोलेटाइल तो पूरे ही है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। और आज ये खुलेंगे किस लेवल पे, पहले तो मैं इससे कन्विंस नहीं हूं कि एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पे बाजार खुलेंगे, लेकिन अगर वैसा हो जाता है
तो फिर आपको उस समय बेचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा बाउंस बैक के लिए इंट्राडे प्ले करना चाहिए। ओके, तो गैप से ज़्यादा नीचे खुले तो करें खरीदारी, लेकिन 2-3 लोग ऐसे हैं जो गैप से ज़्यादा खुलने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनमें से एक तो बंसल जी दिख रहे हैं, ज़रा दिखाइए कौन कौन है। थोड़े थोड़े हिमांशु जी भी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े सचिन जी भी दिख रहे हैं, सुमित जी भी कम नहीं है, सब के सब एकदम लाल लाल होके आए हैं। आइए बंसल जी बताएं सर, गुड मॉर्निंग। एक तरफ देखिए कुणाल जी शांति वाला रंग लेकर आए हैं सफ़ेद, और आप क्रांति वाला लेकर आए हैं लाल। बताएं सर क्या करना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, लाल रंग ऐसा नहीं है कि शांति वाला नहीं है। बुल को चार्ज भी अनिल जी लाल कलर से किया जाता है, तो मैं तो अनिल जी बुल को चार्ज करने के लिए लाल कलर पहन के आया हूँ। हिमांशु जी का मुझे मालूम नहीं अनिल जी, मेरी तो मतलब कि नीयत साफ है, बुल को चार्ज करना है। वो अलग बात है अनिल जी, मैं पिक ऑफ द डे भी लेके आया हूँ, नोटा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और पिक ऑफ द डे अनिल जी है मेरा बिकवाली की राय है, बेचना है MCX। ओके, MCX को बेचने की राय है। 1348 का स्टॉप लॉस है, 1245 से लेकर 1250 के लक्ष्य के लिए MCX पे बिकवाली की राय है। अब अनिल जी एक चीज है, दीपांशु को बोलिएगा जब प्री ओपनिंग के रेट होते हैं तो MCX में नीचे का रेट देख के मुझसे मत पूछे, मैंने तो कल की क्लोजिंग पे रिसर्च करी है अनिल जी। चलिए ठीक है, आपको अभयदान दिया जाता है। बताए हिमांशु जी, आपके ऊपर डाला है बंसल जी ने। गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी देखिए, जो ये लाल रंग से मिलता जुलता कलर है टी शर्ट का, इसका अनिल जी कल की सेल कॉल से लेना देना है। जो हमने कल क्लोजिंग शो में 3-4 क्लोजिंग सेल कॉल्स दिए, बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन खरीदारी करके ले जाने की सलाह दी, तो अनिल जी ये तो उसके लिए है। और जो बीच में थोड़ा सा नीला रंग है वो इसीलिए अनिल जी की खुलने के बाद शायद बुल्स वापस से चार्ज अप होते हुए नजर आए। तो अनिल जी आज के बाजार के ट्रेंड से इसका लेना देना नहीं है। और जहां तक अनिल जी पिक ऑफ द डे का सवाल है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि मुथूट फाइनेंस में बिकवाली करके चलेंगे। कल एक अहम सपोर्ट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने तोड़ी है। 1218 रुपए के आसपास का फ्यूचर का क्लोज है अनिल जी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1140-1150 तक के लेवल्स के लिए जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर बिकवाली करेंगे 1245 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉक 1% से ज्यादा गिरावट के साथ खुलता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, बड़े गैप डाउन पे बिकवाली ना करके चलने की सलाह। ओके, बड़ा गैप मिले तो ना बेचें, लेकिन अगर कम गैप से मिले तो बेचने की कोशिश करें। 1150-1140 तक फिसलने की तैयारी मुथूट फाइनेंस की। कल क्लोजिंग शो में भी मुथूट पर हमारे कॉल्स आते हैं। देखिए मेरे ख्याल से जय ने भी लास्ट में दिया था, जहाँ तक मुझे याद है कल के सेशन में। ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल्स। आइए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले आज आप सेठी साहब के पास गए थे, तो अनिल जी उन्हीं से प्रेरित होकर के अनिल जी मेरी राय भी रिलायंस पर खरीदारी की है। वैसे तो देखिए अनिल जी, अगर आप शॉर्ट की राय दें आज तो स्टॉक नीचे खुलेगा और उसके बाद रिकवर हो जाएगा। और अगर आप खरीदारी का मौका देखें तो चार्ट्स बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा अवसर है नहीं। लेकिन रिलायंस पर मेरी खरीदारी की राय है, और उसकी वजह है कि रिलायंस में एक बड़ा करेक्शन आ चुका है। मेजर सपोर्ट के करीब अब रिलायंस ट्रेड हो रहा है। आज नतीजे आएंगे और नतीजों के बाद मुझे लगता है अगले सप्ताह रिलायंस में शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। तो रिलायंस पर अनिल जी खरीदारी की राय है। यहां पर अगर मौजूदा स्तरों से थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखें 2580 का, 2580 के स्टॉप लॉस से रिलायंस को बाय करना है। और ऊपर 2750 तक तो कोई किसी तरह की बाधा चार्ट पर दिखाई नहीं देती। तो 2750 2800 के टारगेट के लिए रिलायंस पर खरीदारी करें। तो रिलायंस में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए सुमित जी भी हमारे साथ तैयार है। जो मुथूट फाइनेंस की मैं बात कर रहा था, हिमांशु जी ने जो दिया है वो कॉल सुमित जी की तरफ से आया था कल क्लोजिंग शो में मुथूट फाइनेंस बेचने का। सुमित जी बताएं सर आज क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल अनिल जी, कल क्लोजिंग सेशन में मुथूट फाइनेंस में बिकवाली की राय थी और आज ये कंटिन्यू रहेगा। और स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलना चाहिए। अब जो आज का स्टॉक है वो है ग्लेनमार्क। बिकवाली करना है, ग्लेनमार्क के अंदर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। टारगेट रहेंगे 405 रुपए से लेकर 400 रुपए तक के। ग्लेनमार्क के अंदर स्ट्रक्चर वीक है, ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 7 से 10 दिनों में हर रोज इसके अंदर ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिली है। बीच में छोटा मोटा पुलबैक आया था, सस्टेन नहीं किया। तो अब यहां से 405 से 400 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करें, 427 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं ग्लेनमार्क के अंदर। ओके, तो ग्लेनमार्क में करें बिकवाली। हाँ, ये तो 470 से 420 कब हो गया पता ही नहीं चला। आई मीन 420 नहीं 418 मतलब भाव बोला मैंने, धारा नहीं बताई है। ओके, तो ये किसी ने पढ़ी है आईपीसी की धाराएं जरा एक मिनट बताइए। आप में से किसी ने पढ़ी, कानून की पढ़ाई किसी ने की हुई थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो?
फाइनेंस वाले जी कुणाल जी। अनिल जी पढ़ी हुई है मैंने, अनिल जी शौकिया। अच्छा, ऐसी धाराएं पढ़ने का शौक किसको होता है? ऐसा आदमी पहली बार है। 420 कौन सी धारा है? अनिल जी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। अनिल जी हाँ, नहीं वो किसके लिए लागू होती है? बंसल जी बताइए। अनिल ठगी, अनिल जी धोखाधड़ी, हमारे चक्कर में मत रहे अनिल जी। कुणाल जी तो हमारे किरण जी से भी आगे निकल चुके हैं अनिल जी। किस चीज में? अनिल जी किरण जी ने तो आविष्कार करा था म्यूट बटन का, सबको मालूम था कैमरा में म्यूट बटन होता है। कुणाल जी उससे भी बड़ा आविष्कार कर चुके हैं। कभी मस्ती का मूड हो तो पूछेगा अनिल जी, ये मरवाएंगे अनिल जी, उल्टी सीधी धाराओं में अनिल जी फंसा देंगे। धाराओं के साथ बहते चले, आगे बढ़े, चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करनी है आदित्य बिरला कैपिटल के फ्यूचर्स में। लगभग 3 महीने के अपट्रेंड के बाद यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये पैटर्न है राइजिंग चैनल का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर पैटर्न काफ़ी मैच्योर हो चुका है एंड इंडिकेटर्स पे ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन सेट हो चुका है। तो प्राइस पे मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन दिखाई दे सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। तो इमीडिएट बेसिस पे 107 का टारगेट होगा, पोजिशनल बेसिस पे 103 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 114 पे एंड बिकवाली करनी है आदित्य बिरला कैपिटल के फ्यूचर्स में। आदित्य बिरला कैपिटल ये है वो स्टॉक जहां पर करें आप बिकवाली। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। स्वागत है आपका वरिंदर, गुड मॉर्निंग। करते हैं शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ, बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन देयर। टीवीएस मोटर्स सर, मेरे ख्याल में 2 क्वार्टर हो गए कि ऑनेस्टली सर आई नो कि आगे जाके सबको इन्फ्लेशन का खतरा है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, तो इसलिए ऑटोज कैसे रिएक्ट करेगा वो किसी को मालूम नहीं है। बट अगर आप टीवीएस की बात करें तो एटलीस्ट 2 क्वार्टर से वो 10% के ऊपर मार्जिन कर रहा है। सो इसमें हम लोग जो देखते हैं सर, एबिटा पर यूनिट देखते हैं। जो एबिटा पर यूनिट है अभी भी इस कंपनी का हर क्वार्टर ऊपर से ऊपर जा रहा है। एबिटा मार्जिन जो है वो 10% रहा है सर, 10% फ्लैट रहा है। आप ये समझिए सर कि इसका 8% वॉल्यूम जो नीचे था और इसका 14% रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऊपर गया, क्योंकि वॉल्यूम नीचे आ रहा है और कॉस्ट पर यूनिट ऊपर जा रहा है, फिर भी इसका एबिटा मार्जिन फ्लैट रहा। ऑफ कोर्स प्राइस एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ा है और कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, बट फिर भी इन एन एनवायरनमेंट जहां पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है और एबिटा मार्जिन फ्लैट रह रहा है, आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय टीवीएस मोटर्स, उस तरीके से। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ईवी का सब्सिडरी बना सकते हैं, फंड रेजिंग कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। बट एज आई सेड आगे जाके इन्फ्लेशन हर्ट करेगा ऑटोस को। ये क्वार्टर अच्छा था, आई डोंट नो हाउ द स्टॉक विल परफॉर्म, बट 2 नंबर सर जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगेन सर वो एग्री स्पेस जो काम कर रही है, आपने देखा होगा GHCL या फिर टाटा केमिकल जिस तरीके से उन्होंने सोडा ऐश के कारण नंबर्स बहुत अच्छे दिए थे, इस बार कॉस्टिक सोडा आ रहा है सर। डीसीएम श्रीराम, आप नंबर्स देखिए कॉस्टिक सोडा के कारण, पर ये कमोडिटी कंपनी है सर और 33% ROC कमाया। हमारे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छा आ सकता है, बट आगे जाके कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस क्या होंगे नहीं होंगे उस तरीके से डिटरमिन करेगा आपको कि ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। बट आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स अगर 2% ऊपर था क्वार्टर और 27% ऊपर था YOY, एबिटा 8% ऊपर था क्वार्टर और YOY तो 75% ऊपर था। मार्जिन 22.5% हो गए इस कंपनी के सर। 400 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है कंपनी, 20 टाइम पे TTM पे ट्रेड करता है। और कॉस्टिक सोडा की बात करूं सर, अगर मैं बात कर सकता हूं तो वॉल्यूम 20% ऊपर बढ़े, रेवेन्यू 144% ऊपर था कॉस्टिक सोडा का जो सेगमेंट था। एबिटा 400% ऊपर गया सर। PBIT मार्जिन कॉस्टिक सोडा में 40% थे, मतलब फैंटास्टिक रिजल्ट्स ऑन दिस कॉस्टिक सोडा फ्रंट। सो वी हैव एडवाइज दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स, बट मेरे ख्याल में अगर आपका आउटलुक है कि आगे जाके क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 उतना अच्छा नहीं रहेगा बिकॉज़ कॉस्टिक सोडा के प्राइस नीचे चले जाएंगे, सो वन कैन थिंक ऑफ ट्रिमिंग द पोजीशंस आल्सो। पेपर सर, पेपर एक ऐसा सेक्टर है जो मेरे ख्याल में इस क्वार्टर बहुत 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 नजदीकी से देखना चाहिए, और जो भी हम देख रहे हैं जिससे भी बात कर रहे हैं लग रहा है कि पेपर सेक्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। आंध्रा पेपर पहला पेपर नंबर है सर जो आया, आई थिंक इट वाज वाओ रिजल्ट्स। दिस इज द हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली रेवेन्यू जो इस कंपनी ने रिपोर्ट किया। आई थिंक जो एबिटा मार्जिन्स थे दिस वाज द हाईएस्ट सिंस जून 2020 जो है। हमारे पास वॉल्यूम डेटा नहीं है सर, बट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 20% क्वार्टर रियलाइजेशन ऊपर गया है। तो आप सोच सकते हो कि क्वार्टर 20% रियलाइजेशन ऊपर गया है तो नंबर्स किस तरीके से होंगे। सेल्स 23% ऊपर है, क्वार्टर की बात कर रहा हूं सर मैं, YOY तो चलो ठीक है आप बोलोगे ऊपर हो गई होगा। एबिटा 32% ऊपर है,
मार्जिन सर 19.5%, आई डोंट नो पेपर कवरेज का कब हमने देखा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, ROC 33%, अगर मैं किसी कॉस्टिक सोडा कंपनी सोचूं तो यकीन भी नहीं आता। 20% एबिटा मार्जिन इस कंपनी ने दी है, और ये पेपर स्टॉक सर 5 से 10 टाइम पे ट्रेड करते हैं, बहुत ही सस्ते स्टॉक्स हैं। ये है दो कंपनी सर, ब्लू डार्ट और ब्लू स्टार। आई थिंक नंबर्स अच्छे थे बट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है दोनों के दोनों। ब्लू डार्ट में क्या था, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा था सर, 20% ग्रोथ आया उसका, विच वाज गुड। आई थिंक इट वाज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स आल्सो। 25% मार्जिन्स है ब्लू डार्ट के, बट एक्सपेंसिव स्टॉक है। ब्लू स्टार, अगर मैं हैवेल्स के नंबर्स देखूं, वोल्टास के नंबर देखूं, तो आई थिंक ब्लू स्टार ने बहुत अच्छा किया कंपेयर टू अदर टू पेयर्स इन द स्ट्रीट। एबिटा सर इस बार 40% ऊपर था, YoY 57% क्वार्टर ऊपर था। एज आई सेड 6.5% मार्जिन करता है ब्लू स्टार। वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक, बट दोनों ने अच्छा किया। बट अगर मुझे पिक करना है तो DCM और आंध्रा पेपर होगा सर मेरा 1 और 2, जिन्होंने बहुत ही शानदार किया। तो ये है अच्छे नतीजे। अच्छी बात है कि इस बाजार में भी कुछ रिजल्ट तो कम से कम अच्छे दिख रहे हैं। कमजोर नतीजे बताएं सर। वोल्टास सर, अगेन अगर आप इसको हैवेल्स के AC बिजनेस के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि वोल्टास का नंबर्स उतना अच्छा नहीं था जितना दूसरों ने रिपोर्ट किया। ब्लू स्टार का जैसे नंबर मैंने आपको बोला, तो वीक AC बिजनेस था वोल्टास का। स्टॉक महंगा है, हमेशा से महंगा रहा है। मार्जिन 12.5% से 10% हो गए, क्वार्टर बढ़े हैं। देयर वाज सम एडजस्टमेंट हैपनिंग इन प्रॉफिट, तो आप उसको मत देखिए। बट अदरवाइज सेल्स 6% वो फ्लैट थी, YoY कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। क्वार्टर आपको जंप दिखेगा, बट AC बिजनेस वाज वीक। C8 सर, बहुत टाइम हो गया कि ये कंपनी उस तरीके से रिपोर्ट नंबर्स नहीं कर रहा। आई थिंक मार्जिन्स अभी भी सिंगल डिजिट में है, क्वार्टर आपको जंप दिखेगा, बट अभी भी एबिटा 28% नीचे है YoY, 7.5% मार्जिन रिपोर्ट की है। सो अगर आप ऑटो कंपनीज को देखते हो तो फिर भी उन्होंने बेहतर किया है ये ऑटो एंसिलरी या टायर कंपनी से, जिस तरीके से है। जैसे मैंने बोला 10% अगर TVS रिपोर्ट कर रहा है मार्जिन, और वो काम अच्छा कर रहा है। यहाँ पे इसका एबिटा 28% नीचे था, 7% मार्जिन है कंपेयर टू 11% मार्जिन बाइंग है। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे। वोल्टास C8 कमजोर नतीजे पेश करते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक नतीजे किसके दिख रहे हैं सर? जिंदल स्टेनलेस, हिसार और मैरिको का। जिंदल स्टेनलेस हिसार के JSL के नंबर्स आगे थे पहले सर, सो आई डोंट नो, आई विल नॉट वेस्ट टाइम, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। निकल का सिचुएशन और फेरोक्रोम का सिचुएशन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अगला क्वार्टर कैसे जा सकता है किसी को मालूम नहीं है। सो आई विल बी कॉशियस देयर। बट मैरिको वॉल्यूम ग्रोथ 1% आया सर, कंपेयर एक्सपेक्टेड था 0 से 2% के बीच में आएगा। डाबर के नतीजे थोड़े से खराब आए थे, मैरिको फिर भी ओके था, इनलाइन था। कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं आ रहे अनिल जी, मैं अभी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि जहाँ पे मुझे लगे अरे वाह क्या नंबर्स आ गए। तो सारे के सारे जो छोटे सेक्टर्स है ना, जहाँ पे एग्री वो है, थीम है, वहां पे ही नंबर्स आ रहे हैं। कॉस्टिक सोडा ऐश हुआ, पेपर हुआ या शुगर हुआ, ये सब चीजों में नंबर्स आ रहे हैं। अदरवाइज ये बड़े कहीं पे भी नंबर से लिख नहीं। तो ज्यादा दमदार रिजल्ट है नहीं, लेकिन चलिए जो हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे रिजल्ट पे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, ये नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। कल सोमवार को आपसे फिर होगी मुलाकात, और वीकेंड पर होंगे ढेर सारे रिजल्ट्स आपके लिए। तब तक आइए, मुलाकात करने का वक्त है वागले साहब से। गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज मेरा नोटा होगा, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद एक बाउंस आ सकता है, बेचना भी है, मार्केट वीक है तो ऊपर में बेचना है, तो फिलहाल वो व्यू लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेट अस सी, पहले आधे घंटे के बाद व्यू क्लियर हो जाएगा, तो फिलहाल मेरा नोटा है। चलिए, ऊपर आएंगे बाजार तो बेचना है, बट फिलहाल नोटा है। एक गैप डाउन के बाद रिबाउंड शायद आ सकता है। वागले साहब कल बात करी थी, एक बार जरा चोलामंडलम का चार्ट देख लें। अच्छे नतीजे आए हैं, हालांकि बाजार का मूड माहौल खराब है। दीपांशु बिल्कुल, कल के माहौल में मतलब कोई भी स्टॉक अगर गिरता है तो वो तो नॉर्मली है, मतलब मैं कुछ उस पर व्यू नहीं दूंगा। लेकिन चोलामंडलम का चार्ट इतना वीक नहीं है, 716 का बंद है। मेरा मानना है 680 685 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो ब्रेक ये माहौल में भी नहीं होना चाहिए। तो मार्केट बाउंस होता है तो चोलामंडलम में सर्टनली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 680 690 ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट में बाउंस आता है तो ये 765 तक भी जा सकता है। इस पर बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिल सकती है चोलामंडलम में। सचिन जी, इंडस टावर नतीजे अनुमान मुताबिक आते हुए दिखे थे, काफी समय से रेडार पर भी नहीं आया, क्या चल रहा है इस चार्ट में? सचिन जी के साथ थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया, फिर से उनके साथ कनेक्ट करते हैं। हिमांशु जी जरा आप देखें इंडस टावर का चार्ट, 202 का कल का क्लोजिंग लेवल। दीपांशु देखिए, स्टॉक अपने आप से काफी समय से एक इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में है और लगातार हमने देखा कि स्टॉक यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज का सीक्वेंस बनाते हुए नजर आ रहा है।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 195 और 200, 195 और 200 के जोन में मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड हैं और समहाउ कभी भी ये स्टॉक उन लेवल्स को टेस्ट करता है, वहां से एक अल्टीमेट रिकवरी स्टॉक में बनने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि क्रूशियल रहेगा 195 का क्लोजिंग बेसिस पर जो एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि ट्रेंड वीक है, लेकिन अगर किसी के पास इसमें पोजीशंस हैं तो 195 की क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल स्टॉक को होल्ड रखें। अगर 195 का लेवल निकलता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 160-150 तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। आपके लिए इंडस टावर्स, सेठी साहब, सोना BLW काफी क्लोजली ट्रैक्ट है, आपके भी रेडार पर है। ठीक नतीजे आए हैं, आए एकदम फ्लैट ही रही, कामकाजी थोड़ा प्रेशर था जो एक्सपेक्टेड था, मुनाफा 75% जरूर बढ़ा है सर, कैसे देखेंगे सोना BLW को? नहीं देखिए, स्टॉक पे तो दीपांशु मैं बुलिश हूँ। मीडियम से लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल होल्ड भी करना है और इन लेवल्स पे या कोई भी गिरावट आती है आज के खराब बाजार में तो खरीदारी करने की सलाह। एक जबरदस्त कंपनी है, ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत ही अच्छा प्ले है। कंपनी के आज भी अराउंड 50% ऑफ रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम केटरिंग टू ईवी कंपनीज। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना। बाकी नतीजे इन लाइन है, कोई बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है बट बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं है। और चूंकि आज बाजार खराब है, हो सकता है स्टॉक नीचे खुले, बट दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।